नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशन दोनों एक साथ क्लियर हो सकते हैं क्या? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बट इस सवाल से भी इंपॉर्टेंट है, क्या सच में आप चाहते हो क्या कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए? जो 2025 में एग्जाम होने वाला है, लगभग लगभग आरआरबी पीओ के लिए 120 डेज का समय बचा है फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड 150 डेज का समय बचा है फॉर आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में। तो आपको एक सवाल ये भी मन में आता होगा कि जो अभी सिलेक्शन हुए जिन स्टूडेंट्स के 1 अप्रैल को आईपीएस पीओ क्लर्क एंड एसओ का रिजल्ट आया, तो उन बच्चों में ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी? क्या वो बच्चे सच में उतने ग्रेट थे? क्या वो बच्चे जो क्लियर किए हैं वो क्रीम स्टूडेंट थे क्या वो कॉलेज के टॉपर थे क्या वो स्कूल के टॉपर थे क्या सबका कॉन्ट अच्छा था? क्या सबका जनरल अवेयरनेस अच्छा था? क्या सबने इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर किया था? क्या ऐसे सवाल आपके मन में आते होंगे कि क्या उन बच्चों में जो क्वालिटीज है वो मेरे में है या नहीं भी है। तो मेरे एक आपसे सिंपल ये कहना है कि जो बच्चों ने एग्जाम अभी क्लियर किया ना, आरआरबी पीओ का खैर तो रिजल्ट बहुत पहले आ चुका है, बट ये जो रिसेंट रिजल्ट आया है, उन बच्चों में ऐसे कोई स्पेशल बात नहीं थी। हाँ, बट एक इंपॉर्टेंट है, उनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज थी। वो क्वालिटीज के बेसिस पे उन्होंने इस साल एग्जाम में सिलेक्शन लिया है। ठीक है, वो कौन सी क्वालिटीज थी? सबसे पहले फोकस, डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस। ये तीन वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप आपके एग्जाम के प्रति फोकस नहीं हो तो आपसे एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। ये एग्जाम का जो फेज चलने वाला है, अभी 2025 एग्जामिनेशन की शुरुआत हो चुकी है, उसमें सबसे पहला आपका आरआरबी का एग्जामिनेशन होता है। तो बच्चे जो है अभी करंटली अपने आप में हिम्मत जोड़ रहे, मुझे आरआरबी एग्जाम निकालना है करके। धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि उन पे फोकस बन जाए, और अगर कोई एंड तक फोकस बना रखता है तो डेफिनेटली उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो वो तीन क्वालिटीज थी जो अभी तक मैंने बच्चों से बात किया जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनमें सब में एक बात मुझे लगा कि उनका फोकस, डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग था। ये तीन क्वालिटीज आप में अगर डेवलप होती है आने वाले समय के अंदर, तो आप भी आरआरबी पीओ भी क्लियर करोगे, क्लर्क क्लियर करोगे, एंड आने वाले आईबीपीएस पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम हो गया, वो भी आप क्लियर कर सकते हो सिर्फ इन तीन क्वालिटीज को यूज करके, अगर आप में ये क्वालिटीज डेवलप होते हैं तो। ठीक है, अब इस वीडियो का जो एजेंडा है, बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपको आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अच्छे से प्रिपेयर करके प्रॉपर वे में एक अच्छा स्कोर लेकर क्लियर करना है। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको प्रीलिम्स की प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, वन बाय वन करके। कितना कट ऑफ लगता है पीओ के लिए, कितना कट ऑफ लगता है क्लर्क के लिए, प्रीलिम्स की बात अगर मैं करूं, हर एक सेक्शन में कैसे हमें परफॉर्म करना चाहिए, कौन सा सेक्शन कब कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसके साथ ही क्वांट में स्पीड मैथ कितना इंपॉर्टेंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मैं अंत तक बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स सेक्शन में। अगर मैं बात करूं, आरआरबी पीयू एंड क्लर्क में सिर्फ ये दो सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट एंड रीजनिंग। इंग्लिश आपका इस वाले पेपर में नहीं आता है, प्रीलिम्स में। मेंस में आता है, बट मेंस में इंग्लिश को आप एज ऑप्शनल हिंदी चूज भी कर सकते हैं। बट मेजर जो है वो क्वांट एंड रीजनिंग के ऊपर ही क्वेश्चंस आपको यहां पर प्रैक्टिस करने आने वाले समय में। अब आप कहोगे सर कि क्या हमें इंग्लिश को छोड़ना है क्या? तो पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि ये वीडियो मेंस के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर मैंने बनाया है। कुछ समय के बाद 8-10 दिन के अंदर अंदर मैं एक मेंस की स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा, जो आपके लिए उसके अंदर इंग्लिश को कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, खास करके मेंस को पॉइंट ऑफ व्यू रख के, उसके अंदर मैं बात करूंगा। बट फिर भी अभी अगर इंग्लिश के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सिर्फ आपको फोकस करना चाहिए रीडिंग के बेसिस पे। बिकॉज अभी तक जितने बच्चों से मैंने बात किया, सबने मुझे एक चीज कहा कि सर सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट मुझे इंग्लिश लगा है। बिकॉज ये एक लैंग्वेज है, ये प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा समय आपको लगता है, आपको इंग्लिश के साथ थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ता है। रीडिंग जितना ज्यादा करोगे उतना ही आपको इंग्लिश अच्छे से पेपर में हेल्प होगा टू स्कोर द सब्जेक्ट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कि खैर इंग्लिश के लिए मैंने इतना बताया, रीडिंग पे अभी बस ध्यान दो। साथ में जो है आने वाले एग्जाम्स के अंदर जब मैं आईपीएस पीओ क्लर्क के लिए फोकस करके वीडियो बनाता हूं, तब हमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज देखनी है इंग्लिश में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट अभी हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ आरआरबी पीओ क्लर्क का प्रीलिम्स निकालने का है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारा टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए सर, हमें आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में कितना टारगेट करना चाहिए एक स्कोर, ताकि आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्वांट एंड रीजनिंग सेक्शन की बात करूं तो क्वांट के लिए 20 मिनट का टाइमर होता है,
एंड रीजनिंग के लिए 25 मिनट का टाइमर होता है। तो टोटल 45 मिनट्स का यहां पर पेपर होता है आपका प्रीलिम्स में। एंड सेकंड क्या है, आपके 80 क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिलते हैं पीओ के प्रीलिम्स में, ठीक है। जो आपका टारगेट स्कोर है क्वांट सेक्शन में, वो बेयर मिनिमम मैं कह रहा हूं 30 से 32 आपका टारगेट स्कोर होना बहुत जरूरी है। इससे कम अगर स्कोर करते हो तो आपको नॉर्मलाइजेशन इन सारे चक्करों के कारण आपका हो सकता है स्कोर कम हो जाए। बट हमारा सबसे बेयर मिनिमम स्कोर होना चाहिए क्वांट सेक्शन में, वो है 30 टू 32। क्लियर है पॉइंट? 30 से 32 तक हमें अटेम्प्ट मतलब स्कोर करना ही करना है। ये स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, ये अटेम्प्ट नहीं है, ये हमें स्कोर करना है। क्लियर है पॉइंट? रीजनिंग सेक्शन में हमें 35 से 37 यानी कि 35 से लेके 37 तक हमें स्कोर करना जरूरी है। अगर बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आने वाले एक जर्नी बता देता हूं क्या होता है ना। अब जितने बच्चों से मैंने बात किया, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश में सबने कहा कि हम इन तीनों में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट हमारा फेवरेट भी है और वो स्कोरिंग भी है। और अगर मैं एवरेज बच्चों की बात करूं, सबने मुझे कहा कि सर रीजनिंग हमारे लिए स्कोरिंग लगा और रीजनिंग हमारे थोड़ा सा इजियर साइड पे लगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस का बेस्ड पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको भी ये समय में कुछ समझ में आ जाता है आने वाले समय में कि सर मेरा रीजनिंग अच्छा हो रहा है, कोई कहेगा शायद मेरा क्वांट भी अच्छा हो रहा है, कोई कहेगा सर इंग्लिश में मेरा अच्छा होता जा रहा है। बट मोटा मोटा रीजनिंग में आपको टाइम भी ज्यादा मिलता है प्रीलिम्स में, एंड आप स्कोर भी यहां पर टारगेट करो 35 से 37 आपका स्कोर मिनिमम होना ही चाहिए फॉर पीओ एग्जामिनेशन। अभी बात करते हैं कि सर ओवरऑल कितना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं सारे स्टेट वाइज बात करूं तो अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं ओपन कैटेगरी के लिए, तो 47 49 के आसपास आपका स्कोर रहा है 2024 का। अदर स्टेट का मेरे को नहीं पता, मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर मैं डिस्प्ले करूं कि सारे स्टेट वाइज आपका कट ऑफ क्या है करके। यहां पर शायद आपको दिख भी रहा होगा, स्टेट वाइज आप कट ऑफ यहां देख सकते हो 2024 का आरआरबी पीओ एग्जाम का, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर एवरेज क्या करें। एवरेज मैंने मोटा मोटा यहां पर लिया है 60 टू 65, एक सेफ स्कोर है। इसमें आपका पीओ का प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक पेपर के पैटर्न के बारे में पता नहीं है। अभी तक उन्होंने, अगर बिगिनर है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का, अगर आपने मॉक नहीं लगाया है, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे पिछले 6-7 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका प्रीलिम्स निकला होगा या उनका मतलब मेंस तक गए होंगे या प्रीलिम्स 2-3 नंबर से रह गया। सबसे पहले काम क्या करना है पता है? ये वीडियो अगर आप देख रहे हो ना, अगर मुझे आप सीरियसली फॉलो करना चाहते हो तो एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, स्मार्ट कीड़ा का ऐप डाउनलोड करिए। मैं यहां पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आपको यहां पे दिख भी रहा होगा कि आपको सबसे पहले एक आरआरबी पीओ का फ्री मॉक टेस्ट जो फुल लेंथ होगा, एंड उसके साथ आरआरबी क्लर्क का एक फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको लगाना है स्मार्ट कीड़ा के ऐप के ऊपर जाके। डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, अदरवाइज आप डायरेक्टली सर्च करिए गूगल पे smarttree.com करके, वहां पे टेस्ट सेक्शन में जाके आप एक टेस्ट लगा सकते हैं। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी करंटली आप स्टैंड कहां पे करते हो। जो मैजिक नंबर, ये जो 60-65 का पीओ प्रीलिम्स में जो मैजिक नंबर हमको लेकर आना है, उससे आप कितना दूर हो, ये सबसे पहले आपको चेक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर मान लो ये टारगेट आप करके चल रहे हो, आप जब मॉक टेस्ट लगाते हो तो शायद आपका स्कोर अभी होगा 30 के आसपास, किसी का 40 के आसपास होगा, कोई इसके आसपास जा रहा होगा, कोई 45-60 स्कोर कर रहा होगा, या अभी 10-12 नंबर, 10-15 नंबर या ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों का एक अलग अलग स्कोर निकल कर आता है। उसके बेसिस पे आपको इस वीडियो का हेल्प लेकर आपकी स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज करनी है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं सब लोगों को इसी को फॉलो करना चाहिए करके, बिकॉज क्या है, इसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बिगिनर से स्टार्ट किया है, अदरवाइज कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको प्रिपरेशन स्टार्ट करके 3-4 महीने होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 1-2 प्रीलिम्स निकाले हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहला काम है टेस्ट सीरीज आपको एक लगानी है, एक टेस्ट लगानी है फ्री वाला जो स्मार्ट टेड़ा का हमारा अवेलेबल है, फ्री वाला मॉक टेस्ट सबसे पहला आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का लगा, और देखो कि आपका अभी करंटली स्कोर कहां पर आता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो डेट मार्क करो एंड आपका स्कोर वहां पे लिख के रखो। 30-40 डेज के बाद दोबारा जब मॉक लगाओगे तो हमें चेक करना है कि वहां पर कितना स्कोर हमारा आ चुका है आफ्टर 1 मंथ। क्लियर है इस वीडियो को देखने के बाद? ओके, तो ये आपका पीओ प्रीलिम्स में मैजिक नंबर है, इतना आपको करना ही करना है। अगर मैं क्लर्क की बात करूं, क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम में क्या होता है, ये ऐसा कहा जाता है कि पूरे बैंकिंग एग्जाम में सबसे इजीएस्ट एग्जाम आरआरबी क्लर्क होता है।
बिकॉज इसका लेवल जो है वो बहुत ईजी है, एकदम स्कूल लेवल जैसे मैं कह सकता हूं, काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो जो आपका कंपटीटर है, आप जहां पर लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे होंगे या जिस कोचिंग में आप कोचिंग ले रहे होंगे, या इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे हैं, सबका एक स्कोर होता है आरआरबी क्लर्क में टारगेट करने का, आउट ऑफ आउट। हमें 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, क्योंकि ये चीज पॉसिबल है, आप यहां पर 80 आउट ऑफ 80 टारगेट कर सकते हो। बट फिर भी अगर मैं एक बेयर मिनिमम कहूं तो क्या करना चाहिए, क्वांट सेक्शन में आपको 38 तो कम से कम टारगेट करना ही है, इससे कम आप नहीं कर सकते हो। ये बेयर मिनिमम है आरआरबी क्लर्क के लिए फॉर प्रीलिम्स। एंड रीजनिंग सेक्शन में तो हम 40 आउट ऑफ 40 ही टारगेट करेंगे, बिकॉज ये नंबर अचीवेबल है। क्लियर है पॉइंट? कैसे अचीवेबल है, कैसे हमको ये मैजिक नंबर लेकर आना है, ये दोनों सेक्शन, दोनों एग्जाम्स में पीओ हो गया या क्लर्क हो गया, उसके बारे में मैं अभी यहां पर स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एंड उसके साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन करो, ताकि आपको एक प्रॉपर वे में हम गाइड कर सकेंगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं कि सर एक 2024 का, जैसे मैंने कट ऑफ कहा, एवरेज कट ऑफ अक्रॉस द ऑल स्टेट 55 रहा है एंड 75 रहा है फॉर द क्लर्क एग्जामिनेशन। तो ये कट ऑफ था, पिछला वाला मैंने इसमें क्या रखा था, फिर भी हमको यहां पर कम से कम 8 से 10 नंबर प्लस लेकर चलने होंगे। देखो दोस्तों, अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर ये तो बहुत कम बोल रहे हो आप। देखो, मैं एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अगर मान लो कि मैं एग्जाम को देने जा रहा हूं, पिछले 3 साल से मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, 3-4 साल से, तो मेरे लिए क्या है ना, रीजनिंग एक बन चुका है केक वॉक जैसा। मैं पढ़ा रहा हूं 3-4 साल से, उसके पहले मैंने प्रैक्टिस भी की है बहुत कुछ। तो मेरे लिए 40 आउट ऑफ 40 लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं डेली मेरा वही काम हो चुका है, डेली में वही काम कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, क्लासेस ले रहा हूं, उसके बाद कुछ मॉक टेस्ट में बना रहा हूं, तो सब कुछ क्या है, वही मैं यहां पे काम कर रहा हूं। बट एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोटो एग्जाम को क्लियर करना है, ना कि हमें स्कोर लेकर आना है। स्कोर कहां मैटर करता है, आपके एसएससी एग्जाम में, बिकॉज एसएससी में जो पोस्ट आपको मिलती है वो अकॉर्डिंग टू योर, मैं कह सकता हूं ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे। यहां ऐसा नहीं है, आपको अगर कट ऑफ भी आपने क्लियर कर लिया तब भी आप आरआरबी पीओ ही बनोगे, अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेकर आते हो तब भी आप आरआरबी पीओ ही बनने वाले हो। क्लियर है पॉइंट? ये एग्जामिनेशन सिर्फ केवल पोस्ट के लिए हो रही है, एसएससी एग्जामिनेशन डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे स्कोरिंग का इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर है? तो एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर अचीवेबल है, एंड आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो 120 से लेके 150 डेज में आप ये नंबर अचीव भी कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब हम बात करते हैं सर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जाम में ये 30 मार्क्स हम कहां से लेकर आएंगे। देखो सिंपल बात है, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा कि भाई ये काम करो, कुछ इमरजेंसी हुई है आपके घर में, ऐसे कई बार हुआ होगा कि कुछ इमरजेंसी आ गई एंड आपको एकदम से 2-3 लाख की जरूरत पड़ गई। आप वहां क्या सोचते हो, यार 2-3 लाख तो मुझे चाहिए, अब मैं 2-3 लाख कहां से लेकर आऊंगा। उस दोस्त को कॉल किया, यहां पे कॉल किया, रिश्तेदार को मैंने कॉल किया, उनसे 20 आ रहे, उनसे 30 आ रहे, उनसे 1 लाख आ रहे, ऐसे आप इकट्ठा करके एक अमाउंट जनरेट करते हो। वैसे ही ये 30 नंबर्स हम जो सोच रहे हैं, ये बेयर मिनिमम है। ऐसा नहीं है कि सर ये 30 तो बहुत कम हो गए, हम तो 35 स्कोर कर रहे हैं, 37 का हमारा टारगेट है। मैं बेयर मिनिमम लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब डिपेंड है कि आप कितना करना चाहते हो, बट ये कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं कि सर ये आएंगे कहां से, ये नंबर कैसे अचीवेबल है फॉर क्वांट सेक्शन। बिफोर स्टार्टिंग एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपको पता है क्वांट में सिर्फ 3 सेक्शंस आते हैं। जो बिगिनर है उनके लिए बोल रहा हूं, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। क्वांट के प्रीलिम्स में स्पीड मैथ, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड अरिथमेटिक, ये 3 ही सेक्शंस आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। एक बात आपको मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट है, इन 3 सेक्शन में कोई भी 2 को परफेक्ट बनाते हैं, और वो उनका सही भी है, क्योंकि अगर आप इन 3 सेक्शन में 2 को इतना परफेक्ट बनाना है आपको, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले किसको परफेक्ट बनाना है सर, तो वो है आपका स्पीड मैथ। क्यों, इसका इंपॉर्टेंस समझाता हूं मैं। स्पीड मैथ को इतना परफेक्ट बनाना है कि इसमें से हमारा एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए, एक नंबर भी क्या कम नहीं होना चाहिए। स्पीड मैथ को हमें इतना प्रैक्टिस करना है। क्लियर है पॉइंट? सेकेंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सेकेंड प्रायोरिटी पे 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो डीआई
अदरवाइज अर्थमेटिक, जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड थर्ड पे अगेन अर्थमेटिक, अदरवाइज डीआई यहां पे प्रायोरिटी में आते हैं। बट सबसे पहले हमको स्पीड मैथ को इतना परफेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों? उसके पीछे का रीजन समझाता हूं मैं आपको कि उसका वेटेज कितना है एग्जाम्स में। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की अगर मैं बात करता हूं तो स्पीड मैथ सेक्शन से आपको 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब आप मुझे कहो कि सर ये ऐसे सवाल है जहां पर आपको सिंपल क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में अगर बोडोमास का रूल पता है तो आपके 4 से 5 सवाल डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। अब ये क्या है, अब आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, इसमें गलती करने की गुंजाइश नहीं है। आप पिछले 20 साल से एग्जाम 10 साल से आप साइकिल चला रहे हो, फिर भी आज आप साइकिल चलाते हो गिर गए तो लोग हंसेंगे ना, यार ये तो क्या 10 साल से तुम एक साइकिल चला रहे हो, आपसे ठीक से साइकिल चलाने को नहीं आ रहा, ऐसे बोलते हैं बहुत बार। तो सेम चीज, ये इतना इजी सेक्शन है स्पीड मैथ, इसमें सिर्फ आपका स्पीड का ही इंपॉर्टेंस है। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं तो नंबर सीरीज में दो टाइप आते हैं, एक तो रॉन्ग नंबर एंड एक मिसिंग नंबर। इन तीनों सेक्शंस में से आपको स्पीड मैथ के 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपको देखो सिंप्लीफिकेशन पूछेगा, या तो पूछेगा अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक पूछेगा, नहीं तो आएगा मिसिंग, अदरवाइज आएगा रॉन्ग नंबर। तो यही आपके 5 टॉपिक होने वाले हैं जिनके ऊपर 10 से 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके आरआरबी पीओ के प्रीलिम सेक्शंस में, खास करके क्वांट की अगर मैं बात करता हूं तो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, स्पीड मैथ को हम सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे, इसके बेस्ड क्वेश्चंस हमें मैक्सिमम सॉल्व करने हैं। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं सर कि हमारा अब इतना बता ही रहे हो तो टाइमिंग भी अलॉट कर दो, कितना कितना टाइम किसको देना है। तो आपका एक अप्रोच क्या बिल्ट होना चाहिए, देखो हमें 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए कम से कम 6 मिनट के अंदर। 6 मिनट के अंदर हमें 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। वो आपकी जो स्पीड है उसको आपको आज अटेन करना है। क्लियर है पॉइंट? अब एक चीज आती है, सर इसे करेंगे कैसे? 6 मिनट में 10-12 सवाल, यानी कि मान के चलो 30 सेकेंड में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। इसमें क्या चीजें पता है क्या? देखो दो तरीके हैं पढ़ने के। एक तरीका है डेली के, ये जो मैंने आपको टॉपिक यहां पे बताया हूं, इन टॉपिक्स के ऊपर आप डेली 10-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हो। ये एक आपके पास सबसे बेस्ट तरीका है डेली का। इनके ऊपर 10-10 क्वेश्चंस हर एक के लगाओ और आगे बढ़ो। अगर आपको ये नहीं करना है तो इसके जगह पे एक अल्टरनेटिव मैं ये बता दूंगा। क्या करो पता है क्या? सबसे सिंपल चीज, आप 1 आवर चूज करो। क्या है कि जो बिगिनर बच्चा होता है ना, बिगिनर बच्चे के लिए 10 10 10 10 10 यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसको, अगर बिगिनर है तो टाइम लगता है सॉल्व होने में, तो शायद आपको 2 घंटे लगेंगे ये 50 क्वेश्चन बनाने के लिए, अगर आप एक बहुत ही बिगिनर स्टूडेंट हो तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? बेस्ट अप्रोच है सर 1 आवर। 1 आवर में जितने भी क्वेश्चंस इस वाले सेक्शन से सॉल्व होंगे उतने आपको सॉल्व करने हैं। यानी कि मैं ऐसे कह रहा हूं, सिंपल बात देखो, आपने 1 आवर का टाइमर लिया और 1 आवर के अंदर आपको क्या करना है कि पांचों सेक्शंस में से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कैसे? देखो जितने होंगे उतने होंगे। अगर आप डे 1 से प्रैक्टिस करते हो तो हो सकता है डे 1 में 1 आवर के अंदर आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, डे 2 के अंदर हो सकता है 30 ही हो जाए, डे 3 के अंदर भी हो जाए 30 क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाए। बट धीरे धीरे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 1 आवर में स्टार्ट करोगे 70 क्वेश्चंस, 1 आवर में 70 क्वेश्चन सारे सेक्शन से, 1 आवर में 80 क्वेश्चंस, 1 आवर में 100 क्वेश्चंस। ये स्पीड आपका अटेन होगा अगर आप सही ढंग से प्रॉपर वे में पढ़ाई करते हो तो। बट ये अगेन क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें फोकस, डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस, ये 3 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्लियर है? तो या तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज करिए, डेली के 10 क्वेश्चन, हो सकता है आपका टाइमिंग ज्यादा जाए इस वाले प्लान के अंदर, तो सिंपल है 1 आवर। 1 आवर के लिए क्या करना है, सिंपल 1 आवर में जितने क्वेश्चंस बने उतने बन जाने चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना है। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो स्पीड मैथ का हमें क्या अटेन करना है, 6 मिनट के अंदर ये सेक्शन 10 से 12 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए। ये आपका आफ्टर 100 डेज तक
ये चीज आ जानी चाहिए 100 दिन में, ये आप अटेंड करना है। क्लियर है पॉइंट? सेकेंड चीज, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन और अरिथमेटिक दोनों में चूज करते हैं कि सर मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा लगता है, कोई बोलता है सर मुझे अरिथमेटिक सेक्शन अच्छा लगता है। अब ये अगेन क्या है, कंट्रोवर्सी जैसी है, तो मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये सबसे पहली चीज आपको करना ही करना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसको सही ढंग से करते हो तो यहां पे चांस है टू स्कोर 100% विथ 100% एक्यूरेसी। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो। ये सेक्शन आपका सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर देगा, राइट? ठीक है, अब आगे क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन में आप देखोगे आरआरबी पीओ के प्रीलिम सेक्शन में मिनिमम आपको 3 सेट तो आने वाले ही है, जो कि होने वाला है 15 से 16 क्वेश्चंस के लिए। 3 सेट मतलब 2 सेट आएंगे कंप्लीटली, या तो बार ग्राफ, या तो पाई चार्ट, या तो लाइन ग्राफ, और एक केसलेट आपको देखने को मिलेगा। तो 3 आपको सेट सॉल्व करने हैं। तो अगेन सेम चीज है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है परसेंटेज, रेशो, एवरेज, इन 3 चीजों का बेसिक नॉलेज है, तभी आप डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने के लिए शुरुआत कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? तो जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो अभी करंटली फॉर द कॉन्ट सेक्शन, आप उनको अच्छे से फॉलो करो एंड 1-2 बार उनकी क्लासेस देख लो, उनकी अप्रोच सीख लो। 50-60 डीआई आप जो है डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? तो उसके बाद क्या करना है, 50-60 डीआई के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका सेकंड सेक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए हम टाइम अलाउट करेंगे, हमारा ये स्पीड अटेंड करना है सर कि 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट के अंदर अंदर हम वो 3 सेट, एटलीस्ट 3 नहीं बने कोई बात नहीं, 2 सेट तो कंफर्म बनाने ही बनाने हैं, और जो एक और सेट था उसके एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम बनाने चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आई? 10 मिनट में 15 क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर आपकी स्पीड अच्छी रही, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही, तो ये चीज पॉसिबल है। बट अगर नहीं भी बना, 2 तो कंफर्म बनाने ही बनाने हैं, 10 मार्क तो हमको लेकर आने ही आने, तीसरे सेट से एटलीस्ट मैं 3 क्वेश्चंस तो कम से कम अटेंड करूं। तो क्या है, ये नंबर कहां पे अटेन हो जाएगा, इसमें हम आउट ऑफ आउट लेकर आएंगे। इस वाले सेक्शंस के अंदर हम कम से कम टारगेट करेंगे 12 से 13 मार्क्स। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यहां आते आते आपका ये 12 क्वेश्चन और ये 12 क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं तो कम से कम 25 नंबर के आसपास आप पहुंच चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पीड मैथ एंड डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करते हुए। क्लियर है बात? अब देखो दोस्तों क्या है, यहां पर टोटल 16 मिनट हो चुका है, आखिरी के 4 मिनट आप जब बचेंगे इसको हमें डिवोट करना है फॉर द अरिथमेटिक सेक्शन। तो अरिथमेटिक के अगेन क्या है, 13 से 14 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात क्या है, किसी का ये सेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, किसी का सेक्शन ये स्ट्रांग होता है, तो डीआई की जगह पे आप ये बना सकते हो। अगर इसके क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, अगर आप इतना एक क्लैरिटी लेकर अगर आ चुके हो कि सर 40 सेकेंड के अंदर मैं अरिथमेटिक का सवाल बना सकता हूं, उतनी मैंने प्रैक्टिस जो है आने वाले समय में करना चाहता हूं, तो बहुत अच्छी बात है। 40 सेकंड में एक क्वेश्चन, यानी कि मोटा मोटा मैं कह सकता हूं कि लगभग लगभग आप इस सेक्शन को जो है अगेन 8 या 7, 8-9 मिनट के अंदर 10-12 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आप डीआई थोड़ा सा नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो। क्लियर है? बट जो आखिरी 4 मिनट आपके बचते हैं, तो 4 मिनट के अंदर कम से कम आपके 5 सवाल तो बनने ही चाहिए। यानी कि मैं अरिथमेटिक को पर क्वेश्चन, पर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वो डिपेंड आप पे करता है, बट मैंने मिनिमम 5 बोला है। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद आपके 7 क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो ये जो नंबर है 30 क्वेश्चंस का, जो मैं अचीव करने के लिए बोल रहा हूं, जो मैजिकल नंबर मैंने कहा कि ये मैजिकल नंबर आप ऐसे अटेंड कर सकते हो, जो एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको यहां पे बताई है। क्लियर है? कई बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना लगा, हाँ या ना बोलो। अगर सेक्शन अच्छा लग रहा है तो नीचे लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए करके। क्लियर है? आपके हर एक कमेंट को मैं सुनता हूं, हर एक कमेंट को सोच के वीडियो बनाता हूं। एक बच्चे का बीच में कमेंट आया था कि सर मैं एक मतलब वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मैं काम कर रहा हूं कहीं पे, तो कैसे मैं बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करूं। तो मुझे क्या लगा कि अगर वो एक बच्चा कमेंट कर सकता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उनके लिए भी शायद ये एक कठिन क्वेश्चन है, हो सकता है उनके लिए भी प्रॉब्लम है, उनके पास भी स्ट्रेटेजी पहुंचनी चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो आपकी जो जो मतलब डिमांड्स है उसके ऊपर मैं काम करूंगा। 2 से 3 दिन में, 8 दिन में काम करके। अब वो वीडियो पे कमेंट कहाँ आया था,
जो मैंने आरआरबी पीओ का एक डिटेल वीडियो बनाई थी, डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए करके, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर एक बच्चे का आया था कि सर ये डेली रूटीन तो उनके लिए है जो काम नहीं करते, जो स्टूडेंट है, जो घर पे रहते हैं, बट मैं एक काम करता हूं, मेरे लिए एक स्ट्रेटेजी बनाओ क्या है करके। तो सोचा क्यों ना मैं उसको कमेंट करके बताऊं, उससे अच्छा एक वीडियो ही बना दूं। तो ऐसे कमेंट्स अगर आप करते हो तो हमें भी समझ में आता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और हमारी स्मार्ट कीड़ा की टीम और मैं उसके ऊपर काम करके एक बेहतरीन आपके लिए अप्रोच के साथ वीडियो हम लेकर जरूर आएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, चलो अब बात करते हैं आरआरबी क्लर्क एग्जाम के बारे में। क्या हमें करना चाहिए? देखो, आरआरबी क्लर्क एग्जाम में कौन सेक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो स्पीड मैथ सबसे बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि यहां पर 20 क्वेश्चन सिर्फ आपके स्पीड मैथ से आते हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि मैं इसको छोड़ना ही करके। डीआई के क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, अर्थमेटिक क्वेश्चन कम हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं आपके स्पीड मैथ के अंदर। तो 20 क्वेश्चंस तो बनने ही बनने चाहिए। इन 20 क्वेश्चंस के लिए आप टाइम दोगे सिर्फ 8 मिनट का, बिकॉज ये 8 मिनट आपके डुएबल है। आप इसको 8 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हो ये 20 क्वेश्चंस, क्योंकि इनका लेवल भी इजी होता है और पैटर्न भी इजी होता है, पैटर्न को समझना भी बहुत इजी होता है। इसीलिए ये 8 मिनट में 20 सवाल बन जाएंगे। और यहां पर होगा, अगर एक नहीं भी बन गया तब भी आप 19 तो मिनिमम करना ही चाहिए, इससे कम नहीं जाना है, ये बात सब लोग याद रखो। इससे कम हम अगर आप जाओगे तो फिर दिक्कत है बॉस, फिर आरआरबी क्लर्क नहीं निकलेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये बात आप याद रखो। सेकंड है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर भी ज्यादा टफ सवाल नहीं आते, डायरेक्टली डेटा होता है, सीधा वहां से आप उठाओ क्वेश्चन एंड सॉल्व करो, डेटा देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अगेन ये जो है 7 मिनट के अंदर अंदर, फिर भी मैंने ज्यादा टाइम दिया, बनना चाहिए कम से कम समय में। तो क्या है, 7 मिनट में आप 10 क्वेश्चंस बना लोगे अगर डेटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं तो। 7 मिनट आपको अलाउड करने हैं फॉर द डेटा इंटरप्रिटेशन। एंड अगेन क्या है, लास्ट में 5 मिनट अगर आपका टाइम बच जाता है तो अर्थमेटिक के जो 10 सवाल आते हैं उसमें से 1-2 नहीं भी बने, बट मोटा मोटा आप 8 जो है यहां पर क्वेश्चंस बनाओगे एंड उसमें 100% एक्यूरेसी के साथ आप 38 नंबर का जो मैजिकल नंबर है वो आप यहां पर अटेंड कर सकते हो। ये है आरआरबी क्लर्क क्वांट के लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी। क्लियर है? अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर एक बात बताऊंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है अगर आप बैंक एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हो तो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है समझाता हूं थोड़ा ध्यान से। देखो, रिस्क रिवॉर्ड का रेशो का मतलब यह है कि यहां पर जो आपका टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके मार्क्स एंड स्कोर के ऊपर। क्या समझाता हूं, देखो एग्जाम्पल ले लो, आपने पीएनसी प्रोबेबिलिटी पिछले 4 दिन से पढ़ रहे हो, 4 दिन से डेली पढ़ रहे हो, पूरा इस पे ध्यान दे रहे हो। मुझे बताओ पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर कितने सवाल आते हैं, आपने कितना टाइम दिया है? आपने 4 दिन का समय दिया एंड ये 4 दिन का समय देने के बाद आपका मार्क्स एंड स्कोर कितना इंप्रूव होंगे? दोनों में से एक एक सवाल आएंगे। अब पता नहीं कि वो दोनों सवाल आप बना पाओगे भी नहीं बना पाओगे लास्ट एग्जाम के डे पे। तो क्या है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, आप जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना उतने टाइम के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स एंड स्कोर भी इंप्रूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे हमें क्वांट के अरिथमेटिक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहली चीज तो ध्यान सुनो मेरी बात, अभी इंपॉर्टेंट क्या है, परसेंटेजेस, रेशो एंड एवरेजेस। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक सेक्शन में जिससे आपका पूरा क्वांट निर्भर करता है। इन 3 टॉपिक्स को अगर आप भूलोगे, अगर इन 3 टॉपिक्स को आप छोड़ोगे कि सर मुझे इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से नहीं करना है, मुझे नहीं इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, फिर आपका सिलेक्शन बहुत दूर है, आप बहुत दूर जाओगे। क्योंकि एक बात याद रखो, आपको जाना इस तरफ है, आपकी पूरी मेहनत इस तरफ चल रही, तो आप लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचोगे। तो फोकस क्या है, जिसके जहां पर फोकस कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपका हाथ में आने वाला है। तो इसीलिए परसेंटेजेस, रेशो, एवरेजेस, ये 3 चैप्टर इतने बढ़िया तरीके से करो कि ये आपके डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। जैसे आप डेली सुबह उठते हो, ठीक है, आप उठने के बाद पहले ब्रश करोगे, फिर फ्रेश होगे, फिर ब्रेकफास्ट करोगे, ये आपका डेली का रूटीन बना हुआ है। अब आपको कोई नहीं कहता ना कि सुबह उठने के बाद ब्रश कर ले करके, कोई नहीं कहता कि ब्रश कर लो, नहा लो। कभी कभी मतलब ये है कि हो सकता है कि कभी तो कहते घर वाले कि आज नहा ले, आप बोलोगे संडे है मेरा मन नहीं है, मैं स्किप करता हूं नहाने का।
बट ये कभी नहीं होता है ना कि आप खुद ही होके उसको छोड़ रहे हो। वैसे ही सेम आपके लाइफ का हिस्सा बनाना है इन 3 चैप्टर्स को, परसेंटेजेस, रेशो एंड एवरेजेस, और ये आपको हेल्प करेगा फॉर यूर डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने के लिए ये 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चैप्टर्स नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैं इसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि टेबल्स कर लो, स्क्वायर कर लो या ये चीजें कर लो। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है ही नहीं कि मतलब स्क्वायर भी नहीं आते। ये तो एक रिक्वायरमेंट है ना एग्जाम की। आपको पता है आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार मतलब टेबल्स करके जाओ या स्क्वायर करके जाओ। ये तो बेसिक चीज है, ये तो करना ही चाहिए आपको। तो इसीलिए उस पर मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है, ये कौन कहता है, ये स्ट्रेटजी आपको कौन कह सकता है, जो एग्जाम को बहुत नजदीक से देखता है। हमने ये स्ट्रेटजी 2-3 लोगों से डिस्कस करके बनाई है। ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है करके मैंने बनाया। ये सारी चीजें मैंने लिखी, हमारे साथ जो यहाँ पे कंटेंट की टीम बैठती है, मैंने उनसे डिस्कस किया कि क्या आपको लग रहा है ये सही है, मैंने बनाया, कुछ चेंजेस मैंने इसके अंदर किए, तब जाके ये आपके तरफ डिलीवर हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो इसीलिए ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं जो एकदम आपके लिए मेक और ब्रेक हो सकता है। इसको जो डेफिनेटली फॉलो करता है डेली बेसिस पे, उसका सिलेक्शन पक्का है। क्लियर है? वो चीज नहीं है कि मैं पेपर पे समझा रहा हूं टेबल्स करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो। अरे वो तो जरूरी है, वो तो करना ही करना है। वो तो ऐसा नहीं कि नहीं करना, उसके बिना नहीं होगा। वो कब जरूरी है पता है? समझाता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल ले लो कि आपको सिंपल से भाषा में आपको मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है, देखो, एक आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर रहे हो एंड आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। बहुत ही आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। एक सेकंड में पानी पी रहा हूं थोड़ा सा। तो देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा आया कि 171 डिवाइडेड बाय आपको 19 आ गया, आप जब सिंप्लीफिकेशन बना रहे थे। ठीक है, तो फिर आप कंफ्यूज हो गए, यार 171 क्या होता है ये, मतलब समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये डायरेक्ट 19 तो एक प्राइम नंबर है, कैसे डिवाइड होगा, क्या ये सच में पॉसिबल है, नहीं है? बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप। इतना कंफ्यूज हो गए ना कि सिंपल चीज अगर आपको पता है 19 का टेबल, तो 19 का 9 टाइम्स जाता है। तब आपको समझ में आएगा कि मेरे जो क्या कहते हैं उसको, टेबल्स कितने वीक है करके। आप जब सॉल्यूशन देखोगे ना नीचे, अरे यार 19 का 9 टाइम्स 171 होता है, तो मुझे टेबल्स करने पड़ेंगे। यानी कि वो आप जब सिंप्लीफिकेशन बनाओगे तब आपको चीज समझ में आ जाएगी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है करके। अगर आपको ऐसे आता है 37.5% जो है, और आगे आपको इसका परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता है, तो तब समझोगे कि ये कितना जरूरी था परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करना मेरे लिए। वो जो टेबल है वो करना मेरे लिए कितना जरूरी था। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो चीजें आपको डेली डेली जब प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। एंड वो चीजें, एक सबसे मेन चीज क्या पता है, जो सिलेक्शन लेता है ना, उसमें एक सबसे मेन क्वालिटी होती है, वो सीखता है अपनी गलतियों से। उसको पता है कि 19 का 9 टाइम्स 171 नहीं जा रहा है, मुझे नहीं पता है, तो डेफिनेटली आगे ये भी होगा कि 18 का 8 टाइम्स मुझे पता नहीं होगा। उसका काम क्या है, गलती हो रही, सीख गया, टेबल्स करने जरूरी है, उसने अपने शीट में ऐड कर दिए, आने वाले 10 दिन के अंदर मुझे टेबल्स को रिवाइज करने बात खत्म। वो होता है एक सिलेक्शन का माइंडसेट। क्लियर है पॉइंट? ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे यहां पर जो मुझे देख रहे हैं, उनको 23 का 9 टाइम्स नहीं पता है, 28 का 8 टाइम्स नहीं पता है। ये आपको सिंप्लीफिकेशन में काम आता है। 14 का क्यूब उनको नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और हर बार वो बोलते हैं यार क्यूब नहीं, अब करूंगा तब करूंगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको करना ही पड़ेगा। मैंने क्या कहा सबसे स्टार्टिंग में, कि जो बच्चों ने सिलेक्शन अभी लिया है वो कोई स्पेशल नहीं थे। उनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज थे, वो क्वालिटीज उन्होंने डेवलप किए, आगे जाके उनका एग्जाम निकला है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले इन तीनों को आप अच्छे से करोगे, उसके बाद अगर ये 3 टॉपिक आप सबसे अच्छे से करते हो तो आपका मिक्सचर एलिगेशन भी स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बेस क्वेश्चंस भी आपके धीरे धीरे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके साथ और 4 ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको करने ही करने हैं, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड एसआईसीआर। ये 4 टॉपिक को आप ऑप्शन पे नहीं रख सकते हो। आपको इन कम से कम 4 टॉपिक को तो बेयर मिनिमम करना ही करना है। अगर इतना करोगे तो आप डेफिनेटली बैंक एग्जाम में सिलेक्शन हासिल कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी मैं क्लासेस लेने स्टार्ट कर चुका हूं। आप हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहां पे सारे प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग हम अभी धीरे धीरे वहां पे चीजें ऐड होती जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है।
मेरा आपसे वादा है, आपको रीजनिंग आउट ऑफ आउट करवाऊंगा मैं, ठीक है। रीजनिंग में जो हमारा टारगेट स्कोर है 35, जो हम बेयर मिनिमम मान के चल रहे हैं आरआरबी पीओ के लिए, वो कैसे हासिल कर सकते हैं। एंड आरआरबी क्लर्क में 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चंस बनाकर हम कैसे 40 मार्क्स को लेकर आ सकते हैं, उसके बारे में अभी हम यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक सिंपल सा एक क्या रखा हूं यहां पे देखो, आरआरबी पीओ प्री एग्जाम का जो 2024 का एग्जाम हुआ था, उसका एक एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते हो इस एनालिसिस में अंदर रीजनिंग सेक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है मिसलेनियस, सेकेंड है आपका पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। पजल सीटिंग अरेंजमेंट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पहले मिसलेनियस की बात करते हैं। तो डे 1 में जो एनालिसिस मैंने देखा, सिलॉक्स के 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चंस थे, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन थे, ब्लड एडिशन के 3 क्वेश्चंस थे, ऑड वन आउट, पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल जो डिजिट होते हैं उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस। तो यहां पर ये जो 3-4 क्वेश्चंस आते हैं ना, ऑड वन आउट, आपको एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो नहीं होगा, वो कौन सा है आपको आइडेंटिफाई करना है। एक पेयर फॉर्मेशन वाला एक वर्ड दिया जाएगा, इसमें कितने पेयर बनते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आपको चेक करने होते हैं। तो एक वर्ड दिया जाएगा, उसमें से आपको चेक करना है कि कौन सा वहां पे पेयर बन रहा है। मीनिंगफुल वर्ड, आपको किसी भी वर्ड में से 5-6 ऐसे स्मॉल स्मॉल लेटर्स निकालने हैं, और क्या उससे हम मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं क्या, वो एक क्वेश्चन होगा। एंड एक आया था डिजिट के बेस्ड, मतलब 7 डिजिट का नंबर था, उसके अंदर कुछ उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन पूछे थे, सेकेंड थर्ड को ऐड करो फिर मल्टीप्लाई करो, उसमें से क्या आंसर आएगा हमें नीचे मतलब ऑप्शंस में चेक करो करके। तो ये था आपका मिसलेनियस। एंड यहां पर पजल से क्वेश्चंस आए थे मंथ एंड डे बेस्ड। मंथ बेस्ड आया था जिसमें 2 वेरिएबल थे, 7 पर्सन थे टोटल, 7 पर्सन का 5 क्वेश्चंस आए थे। पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर 14 पर्सन का था, ऊपर रो 1 में 7 लोग बैठे हैं, नीचे 7 लोग बैठे हैं, ऊपर के ऐसे नीचे साउथ फेस कर रहे हैं और जो नीचे बैठे वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। वैसे 5 क्वेश्चंस थे। कंपैरिजन वाले 3 क्वेश्चन आए थे, हाइट के बेस 7 पर्सन का अरेंजमेंट था और उनको अरेंज करना था हाइट के अकॉर्डिंग, तो उसके ऊपर 3 क्वेश्चन थे। फ्लैट फ्लोर के ऊपर 5 सवाल पूछे गए थे, जिसके अंदर 5 फ्लोर और 2 फ्लैट की बात कर रहे थे। एंड मंथ बेस में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे अगेन। तो मोटा मोटा यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका सेक्शन है, यहां पर टोटल 23 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं ओनली फ्रॉम द पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, एंड मिसलेनियस से 17 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिले हैं। अब देखो 23 क्वेश्चंस मतलब ऑलमोस्ट 55 to 60% पेपर आपका पजल है, एंड उसके साथ मिसलेनियस 17 क्वेश्चंस, यानी कि अगेन 40% आपका पेपर जो है आपका ये मिसलेनियस का है। तो अभी क्या है, अब इस पे क्या बात करना है, और आपके सामने सब कुछ मैंने रख दिया। आपको पता है पजल भी इंपॉर्टेंट है और बाकी के चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऑलरेडी सिलॉक्स के ऊपर मेरे ख्याल से 1 आवर का वीडियो अपलोड किया है, एक बार जरूर देखना, या तो इस वीडियो के बाद अपलोड होगा। सिलॉक्स का 1 घंटे का वीडियो, इसके अंदर मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिए हैं, उन 20 क्वेश्चन में पूरा सिलॉक्स को मैंने खत्म किया। तो क्या करना है आपको पता है क्या, ऐसे सिलॉक्स की वीडियो उठानी है, 1-2 घंटे की वीडियो पूरी प्रॉपर देखनी है, समझ लेनी है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर वे में, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करना है और कुछ नहीं करना। सेम इनइक्वालिटी वीडियो देखो 1-2 घंटे की, प्रॉपर प्रैक्टिस करो एंड क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट कर दो। सेम विद द चाइनीज कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला जो एक पैटर्न फॉलो होता है, उसके ऊपर एक वीडियो आएगा आगे, एक वीडियो में पूरा चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स में उतना मोर देन सफिशिएंट है, विदाउट डायग्राम, वो भी सिखाऊंगा मैं आगे। ब्लड रिलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, सिलेबस की तरह तरह थोड़ा सा इसी क्वेश्चंस डिफरेंट आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत सारी आती है। तो ब्लड रिलेशन भी क्या है, 3 क्वेश्चन आपको आएंगे, वो भी आप बनाओगे। तो कुछ नहीं करना है, इन टॉपिक्स को उठाना है। इस टॉपिक में आप एक अल्फा न्यूमरिक वाला ऐड कर दो, इसमें नहीं आया था। अल्फा न्यूमरिक में 2-3 टाइप आते हैं, एक तो वर्ड बेस आता है या तो डिजिट बेस भी आता है। यही मिसलेनियस के टॉपिक है प्रीलिम्स के अंदर। हर एक टॉपिक को एक तो मैक्सिमम 2 दिन दो, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। 2 दिन में सिलोजिज्म स्टार्ट खत्म, बात उसके बाद नहीं करना है। उसके बाद सिर्फ हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने हैं और हमें स्पीड ड्रिल से सॉल्व करना है। स्पीड ड्रिल क्या है वो भी समझाता हूं आखिर में, टेंशन मत लेना। तो ये हो गया मिसलेनियस, इसमें कोई भी अलग स्ट्रेटेजी नहीं है कि इसको तब करो अब करो, सीधा उठाओ टॉपिक,
उसके ऊपर वीडियोस देखो एंड क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली 30 डेज के अंदर अंदर वो सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वो आपके डे बाय डे जब प्रैक्टिस करोगे वो धीरे धीरे आपके पास डेवलप होते जाएंगे। तो मिसलेनियस एक ऐसा सेक्शन है, अगर आप इसको 20 डेज तक सही प्रॉपर वे में प्रिपेयर करते हो, अब अगर आप जाके मॉक लगाओगे ना, ये 17 क्वेश्चंस अगर मान लो ऐसे पेपर पैटर्न अगर आप मॉक के अंदर अगर आता है तो गारंटी दूंगा मैं 17 में से 12 13 14 तो बना ही लोगे आप, क्योंकि ये सेक्शन ही ऐसा है जो स्कोरिंग है। तो पजल से भी ये सेक्शन सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें मार्क्स अचीव किए जा सकते हैं। अगर आपने इनइक्वालिटी पढ़ा, ठीक है, तो इनइक्वालिटी पढ़ने के बाद मैंने आपसे कहा कि 3 दिन के बाद टेस्ट लेना है। मैंने आपको 20 सवाल दिए इनइक्वालिटी के, आपने 3 दिन तक प्रैक्टिस किए, बाद में आके टेस्ट दिया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 20 आउट ऑफ आप 15-17 क्वेश्चन सही कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है। बट ऐसा पजल में नहीं होता है। मैंने आपको आज फ्लैट फ्लोर पढ़ाया और मैंने कहा कि 3 दिन के बाद आ जाओ, मैं आपको 5 पजल दूंगा सॉल्व करने के लिए। 5 में शायद ही 2 बनेंगे, 5 के 5 नहीं बनेंगे, 3 भी नहीं बनेंगे, 2 मुश्किल से बनेंगे, क्योंकि ये एक सेक्शन आपसे डिमांड करता है क्या, ये सेक्शन डिमांड करता है थोड़ा सा टाइम। आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। प्रीलिम्स के ऊपर कम से कम मैं कहूं तो 400 से 500 सेट बनाने पड़ेंगे अगर आपको स्पीड अटेंड करनी है तो। रिसेंटली एसबीआई पीओ का पेपर हुआ, आप यकीन नहीं मानोगे अगर आप पेपर को फॉलो कर रहे हो अभी तक, तो एसबीआई पीओ पता है आपको क्या हुआ था? 30 क्वेश्चंस थे रीजनिंग सेक्शन से और 25 क्वेश्चन आए थे सिर्फ पजल से। 5 सेट थे पजल के, 5-5 नंबर के, और ये मिसलेनियस पूरा एसबीआईपीओ में गायब कर दिया। बट ऐसा आरआरबीओ में नहीं होगा, टेंशन मत लो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पजल समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है एसबीआईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए क्या है, अगर आरआरबीपीओ निकालना है तो मोटा मोटा बेर मिनिमम 400 प्री लेवल सेट के पजल आपको खुद को सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके वो आपके अंदर एक जो स्पीड एंड एक्यूरेसी है वो डेवलप हो जाएगी। ये मेरी गारंटी आपसे है। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आई? तो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के 23 सवाल आते हैं, मोटा मोटा मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट बताया है, तो ये आपके लिए सबसे ब्रेक और मेक होगा। अगेन मिसलेनियस का एक और बार रिवाइज करूंगा, टॉपिक उठाओ, रिवाइज करो एंड क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट कर दो। उसके बाद क्या है, यहां पर पजल में जितने भी टाइप्स आते हैं मैं आपको जो क्या कहते हैं उसको यहां पर डिस्प्ले भी कर दूंगा अभी, कि शायद आपको भी यहां पे दिखेगा, बाद में इसको हम जब एडिट करेंगे तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये सारे टाइप ऑफ पजल है जो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इतने टाइप ऑफ पजल आपको अच्छे से पढ़ने हैं। मैं यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा व्हाइट कलर के अंदर एक शीट दिख रही होगी, तो ये सारे पजल के टाइप है। हर एक पजल को उठाओ, धीरे से समझो, प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करो एंड क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दो। तो अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो मैं आपको सारे बेसिक्स कवर करूंगा आने वाले समय में, तो इसीलिए आपको हमको सब्सक्राइब करना जरूरी है। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आई? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। सर जैसे मैंने कहा मिसलेनियस आपका गेम चेंजर है एंड इसको प्रैक्टिस डेली करोगे तभी आप इसमें एक वो क्लैरिटी लेकर आओगे। तो 10 क्वेश्चंस पर डे करते हो हर एक टॉपिक से, तो डेफिनेटली सेक्शंस आपका इंप्रूव होगा एंड इसमें आउट ऑफ आउट मार्क्स आपके आ जाएंगे। क्लियर है? एंड उसके बाद प्री लेवल पजल क्या है, अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो डेली के 15 से 20 सेट बनाने की कोशिश करो। 15 से 20 सेट अगर नहीं बन रहे तो मिनिमम 10 सेट तो बनाने ही चाहिए अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो तो। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इतना चीज क्लियर हुआ? ठीक है, अब बात करते हैं कि आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स में रीजनिंग को कैसे इंप्रूव करना है और कैसे हमें 40 आउट ऑफ 40 यहां पर लेकर आना है। क्लियर है? बस ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद आपका सेशन खत्म हो जाएगा। देखो ये भी डे 1 का एनालिसिस है। इसमें अगर आप देखते हो इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म्स, लेटर सीरीज, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड्स, इससे 2 सवाल आए थे। इनइक्वालिटी 4 सवाल, सिलॉस के 4 सवाल, लेटर सीरीज के 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस के ऊपर 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन चाइनीज वाले एंड पेयर फॉर्मेशन मीनिंगफुल से 2 क्वेश्चन आए थे। तो मिसलेनियस का यहां वेटेज ज्यादा है, 22 क्वेश्चंस आए थे डे 1 के शिफ्ट के अंदर। तो मिसलेनियस आपका आरआरबी क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे टॉपिक आप चुटकी में बनाओगे अगर आपको थोड़ा भी उसका नॉलेज है तो। एंड अगर मैं पजल की बात करूं तो यहां पे 18 क्वेश्चंस आए थे पजल से, फ्लोर के ऊपर 5 क्वेश्चन थे, मंथ बेस्ड मंथ एंड डेट वाले 5 क्वेश्चन थे, सीक्वेंस बेस पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड कंपैरिजन के 3 क्वेश्चंस आपको यहां पे पूछे गए थे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। तो यहां पर क्या है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के 18 क्वेश्चन आए थे। तो जो वेटेज आरआरबी पीओ के अंदर
पजल को था वो आरआरबी क्लर्क में वेटेज कहां जाता है, आपके मिसलेनियस के ऊपर जाता है। बट अगेन शिफ्ट वाइज वायरी करेगा, ये एक मोटा मोटा आइडिया है। अब नीचे ये कमेंट मत स्टार्ट करना कि सर ये ज्यादा आता है ये कम आता है, ये सब कुछ जो है एक एवरेज को लेकर मैंने यहां पे बनाया है। क्लियर है बात, क्या सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो फोकस, डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस, ये तीन चीजें इतना इंपॉर्टेंट है आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर इसको सही ढंग से करते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि सर हमें प्रैक्टिस कहां से करने हैं, तो सिंपल प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट थीडा का सबसे बेस्ट अगर कुछ टूल है तो वो है स्पीड ड्रिल। सीधा आप सर्च करो स्पीड ड्रिल करके क्रोम के ऊपर या गूगल पे। अगर आपके पास फोन है अभी करंटली तो फोन में ऐप डाउनलोड करो, अगर आपके पास ऐप ऑलरेडी है तो वहां जाके चेक करो स्पीड ड्रिल का सेक्शन। 5 अटेम्प्ट दिए गए हैं सोलो ड्रिल में एंड 5 अटेम्प्ट दिए गए हैं आपके स्पीड ड्रिल के सेक्शन के अंदर, तो मैराथन ड्रिल में। तो वहां से आपको क्या करना है, 5 अटेम्प्ट लगाने हैं। टॉपिक सिलेक्ट करो, टाइम सिलेक्ट करो, क्वेश्चंस बनाओ, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि लेवल के अकॉर्डिंग कैसा बनाए करके। तो 2 लेवल में हमने स्पीड ड्रिल को बनाया है, एक इजी टू मॉडरेट जो कि क्लर्क लेवल है, एक है आपका पीओ लेवल। तो वहां ऊपर से सिलेक्ट करो कौन सा लेवल क्वेश्चन आपको लगाने हैं, तो पीओ सेलेक्ट करोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके पीओ के लेवल के होंगे। क्लियर है बात? तो वो स्पीड ड्रिल सबसे बेस्ट टूल है, उसको सही ढंग से फॉलो करो एंड डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन प्रॉपर वे में क्लियर भी हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, उसको जरूर ज्वाइन करना। वहां से बहुत कुछ चीजें आपको धीरे धीरे पता चलनी जाएगी रिगार्डिंग द एग्जाम, सब कुछ आपको एट वन प्लेस मिलेगा। एंड हमारा आप स्मार्ट कीड़ा का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके साथ ही आपको कुछ भी सुनना है समझना है मेरे बारे मतलब अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, कमेंट करो नीचे कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आपको जरूर आऊंगा। क्लियर है पॉइंट? तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे से आरआरबी पीओ एग्जाम एंड क्लर्क के लिए प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे एंड 1 जनवरी को हम सब लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे आपका सक्सेस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।